सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट का मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, एनवायरनमेंट और जीएस पोर्शन का। यूपी टेट में लिखा तो टॉपिक में एनवायरनमेंट होता है, लेकिन उसमें ज़्यादातर सवाल आपके अदर सब्जेक्ट के होते हैं पर्यावरण की अपेक्षा। पर्यावरण के दो या तीन तीन या लास्ट 5 सवाल आपके वहाँ पे होते हैं। बाकी सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और इन सभी से आपके पॉलिटी, इन सभी से आपके वहाँ पे एमसीक्यू बनते हैं। और सी टेट में जो आपका पेपर होता है तो उसमें प्रॉपर एनवायरनमेंट है वो पूछी जाती है, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है। लेकिन यूपी टेट के लिए आपको एकदम पूरा पर्यावरण पर फोकस करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें जीएस का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है अदर सब्जेक्ट का, तो इसीलिए आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी होती है। और यूपी टेट का पेपर आपका फैक्चुअल होता है, कॉन्सेप्ट उसमें नहीं पूछता है, सीधे सीधे आपके सवाल होते हैं। तो इसलिए आप पुराने पेपर ज़रूर देखें। पुराने पेपर आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका दिमाग में एक आइडिया रहेगा कि सवाल आ कहाँ से रहा है, कहाँ से किस टाइप से सवाल पूछ रहा है, अगली बार कौन सा सवाल आने की संभावना है, फिर आप ये भी देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इसलिए आप पुराना यूपी टेट का पेपर ज़रूर देखें और इस टेस्ट सीरीज को फॉलो ज़रूर करें। यहाँ से आपके बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। आप अगर मेरी टेस्ट सीरीज फॉलो करते रहेंगे पेपर तक, तो आप 27 से 28 सवाल करने में सक्षम होंगे जीएस वाले पोर्शन में। और ये सवाल आपके जो 6 से 8 वाला यूपी टेट होता है, जिसमें जो जीएस पोर्शन होता है अलग से ही, जिनका सब्जेक्ट सोशल साइंस होता है, उनके लिए भी ये एमसीक्यू बहुत ही ज़रूरी हैं। उसी बेसिक से मैं, उसी स्टैंडर्ड से मैं ये सारे एमसीक्यू बना रही हूँ। और जो प्राइमरी लेवल का होता है, जिसमें जीएस नहीं लिखा होता है, टॉपिक में एनवायरनमेंट लिखा होता है, लेकिन सवाल उसमें जीएस के ही ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, पुराने पेपर ज़रूर देखना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अब यहाँ पे पूछा है प्रथम महिला अध्यक्ष। शब्दों पे ध्यान देना है। यहाँ पे दो तरह से सवाल बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, और दूसरा सवाल बनता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं वो हैं आपकी एनी बेसेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 1917 में इसकी अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। और दूसरी है आपकी, दूसरा सवाल जो है आपका बनता है भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो आपकी सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, जो 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ये 1925 में बनी थी और वो 1917 में बनी थी। ये पहली महिला है और ये भारतीय महिला है पहली। तो इस तरह से यहाँ से सवाल आता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस का विभाजन है आपका सूरत में हुआ था 1907 में। तो ये 1907 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, सूरत में हुआ था, ये भी पूछ लिया जाता है। और विभाजन कहाँ पे हुआ, तो सूरत में हुआ था, ये भी पूछ लिया जाता है। और कांग्रेस यहाँ से नरम दल गरम दल दो शाखाओं में बढ़ जाती है। तो 1907 में ये विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन का शताब्दी वर्ष है 2020। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किस आंदोलन का शताब्दी वर्ष है 2020, तो ये आपका असहयोग आंदोलन का। तो यहाँ से आपके बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, चाहे डेट पूछ ले, या ये आंदोलन शुरू कब हुआ वो डेट पूछ ले, या किस घटना की वजह से ये समाप्त हुआ, कौन सी हिंसक घटना हुई थी, उसकी वजह से आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने। तो जो गोरखपुर में घटना हुई थी चौरी चौरा की, उसके बाद में फरवरी में 1922 में ये आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने हिंसा की घटना के बाद। तो यहाँ से सवाल ऐसे बनते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सविनय विज्ञान आंदोलन आपका 1930 में हुआ था। इसके मुख्यतः दो चरण है, एक 1930 से 32 तक चला है, जब 32 में गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो जाते हैं, तब पहला चरण समाप्त हो जाता है। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुछ भी हासिल नहीं होता है, तो वहां से आने के बाद फिर से वो दोबारा से सविनय विज्ञान आंदोलन की घोषणा कर देते हैं। इस तरह से दो चरण हैं सविनय विज्ञान आंदोलन के। स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन है ये 1945 में आपका हुआ था। इसका भी साल है वो 75वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है। तो अभी इस सवाल का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, लेकिन सारे आंदोलन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वेल्ड घास भूमियाँ ये कहाँ पर पाई जाती हैं। तो जो वेल्ड घास भूमियाँ हैं आपकी पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मुर्रे और डार्लिंग नामक नदियाँ किस देश में बहती हैं। ये सवाल इंपोर्टेंट है। तो मरे और डार्लिंग नामक नदियाँ हैं ये ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट पर से निकलते हुए ये दक्षिणी तट पर जाके ये गिरती हैं। तो ये नदियाँ हैं। और मरे डार्लिंग जो रेंज है, पहाड़ी रेंज है, वो पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी पार्ट में है ऑस्ट्रेलिया के। तो यहाँ से ये सवाल बनता है। अगला प्रश्न है, भारत की सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक लंबी है। तो भारत की जो सीमा है आपकी सबसे ज़्यादा लंबी है वो है बांग्लादेश के साथ। BCPN MBA ये इसका कूट है, आप याद रख सकते हैं। और ये क्रम है BCPN MBA, यानी बी से बांग्लादेश। तो जिस देश से जितनी ज़्यादा लगती है उसी क्रम में ये दिया है BCPN MBA। बी से बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। तो ये क्रम आप BCPN MBA याद रखें।
अगला प्रश्न है, सिंगली जनसंख्या जो समाचारों में रहती है वो किस देश से संबंधित है? सिंगली जो समुदाय है ये श्रीलंका में है, हमेशा चर्चा में रहता है। फिलहाल जो संविधान संशोधन वहाँ पे किया गया है कुछ, तो इस टाइम भी ये चर्चा में है। और विटामिन जो जल में घुलनशील है, विटामिन आपकी दो तरह की होती है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जो विटामिन है जल में घुलनशील होती हैं वो आपके शरीर में जमा नहीं होती हैं, उनको आपको डेली ही अपने फूड के थ्रू खाना पड़ता है। तो इसीलिए हरी सब्जियां खाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो जो विटामिन जल में घुलनशील हैं वो हरी सब्जियों में मिलती हैं। तो ये चीज़ आपको डेली खाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके ये शरीर में स्टोर नहीं होती हैं जल में घुलनशील जो विटामिन हैं वो। तो जो जल में घुलनशील विटामिन जो आपकी इनमें से है वो है विटामिन सी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, विटामिन सी। A, D, E ये आपकी जो तीन है, ये आपकी हैं ये फैट में घुलनशील है, और ये सी है आपकी, ये आपकी जल में घुलनशील है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है, तो प्रोटीन का पाचन आपका प्रारंभ होता है आमाशय से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब के लेखक हैं, तो फिलोसफी ऑफ बॉम्ब के जो लेखक हैं वो हैं भगवती चरण बोहरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, भगवती चरण बोहरा। भगत सिंह द्वारा भी कुछ चीज़ों की पब्लिश किया गया है, लिखा गया है, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चंद्रशेखर आज़ाद की कोई रचना है कि नहीं है वो आपको सर्च करना है, क्योंकि आप सर्च करेंगे तो आपको याद रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। और 31 अक्टूबर को भारतीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये सरदार की जो उपाधि है आपकी दी थी बारदौली की महिलाओं ने, जब बारदौली सत्याग्रह हुआ था तब। और इनकी जो मूर्ति है वो केवड़िया गांव में लगी हुई है। जो एससीओ के जो 8 वंडर्स हैं उनमें ये शामिल है मूर्ति। और यहाँ पे कल ही मोदी जी ने जो एरोड्रोम और जंगल सफारी है उसका उद्घाटन किया है, साथ ही साथ में वहाँ पे जो एक मॉल है उसका भी उद्घाटन किया गया है, वो इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो केवड़िया गांव में किए गए हैं सारे उद्घाटन मोदी जी द्वारा कल ही। तो ये पटेल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे। पटेल जी ने भारत के एकीकरण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 3 तरह से पूरे भारत को एकीकृत कर दिया था। जितनी विदेशी रियासतें थीं उनको 3 पॉलिसी के तहत भारत के एकीकरण में शामिल किया था। कुछ को प्रलोभन दिया था ऊंचे पदों का, कुछ को और विशेषाधिकार देने की बात की उस तरीके से, और कुछ को जो लोग इन दो तरीके से नहीं मानेंगे उनको हम, सीधी सी बात है, जो राजी से नहीं मानता उसको डंडे से माना जाता है। तो तीसरा उनका पॉलिसी थी कि उनको आक्रमण के द्वारा हरा करके फिर उसको मिला लेंगे। तो उन्होंने ऐसे जूनागढ़, हैदराबाद इन रियासतों को मिलाया था। तो इन्होंने एक भारत के आधुनिक भारत के एक जो जोग्राफिकल पहचान है उसको बनाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इनसे सवाल बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, इनको बहुत महत्व देने की ज़रूरत है भारतीय इतिहास में, और इनको बहुत ही अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। इनका बहुत बड़ा योगदान है भारतीय इतिहास में। तो आज के मॉक टेस्ट में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।